हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली मैं वापस आ चुका हूं और वो भी एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो के साथ। और हाँ, मैं ये बात जानता हूं कि आप लोगों के बहुत ही ज्यादा सवाल होंगे कि मैं एक महीने से कहां पर था और वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका रीजन तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि इस प्रीवियस मंथ में मेरे पेपर्स हो रहे थे और पेपर्स की वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप सब दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस न्यू जबरदस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन मुरीम के अंदर आ चुका था और यहाँ पर आने का उसका एक स्पेशल रीजन था, और वो रीजन ये था कि डार्क एम्परर के साथ ही बहुत जल्दी से धोखा देने वाले हैं और वो उसे किल करने वाले हैं। लेकिन जिन डार्क एम्परर को बचाना चाहता है और इसीलिए वो मुरीम में आया है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सिटी में जिनके सभी सबऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर चल रहे होते हैं और इसी के साथ आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है इस टावर ऑफ ट्रायल को अर्थ के ऊपर अपीयर हुए 3 मंथ हो चुके हैं और इन 3 मंथ्स में सभी प्लेयर्स ने मिलकर बहुत ही ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट किया है। और क्योंकि ये फ्लोर्स बहुत ही तेजी के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए नॉर्मल पीपल्स के दरमियान में हंटर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इस चीज की वजह से जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हंटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इस बारे में नहीं जानते कि हंटर बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और एक हंटर की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है हमारी सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा खामोशी छाई हुई है। लेकिन जब किसी जगह पर बहुत ही ज्यादा खामोशी छा जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस जगह पर बहुत ही जल्दी कोई बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट टावर में मुरीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े झरने को देखते हैं और इस झरने के पास ही एलाइस भी मौजूद होती है, जिसके पास वॉलियोंग चाय लेकर आया होता है और वो इस चाय को एलाइस को दे देता है। जिसके बाद एलाइस वॉलियोंग से बोल रही होती है, वॉलियोंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है? क्या तुमने पहले कभी भी इसे ये सब कुछ करते हुए देखा है? तो वॉलियोंग बुरा होता है, मैम आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा हीरो अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेनिंग कर रहा है और इस झरने के नीचे ही बैठा हुआ है। इसी के साथ एलाइस बोल रही होती है, हम जब से मुरीम के अंदर आए हैं जिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, मैं जब से जिनके साथ हूँ मैंने कभी भी उसे ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा और शायद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसे कभी ट्रेनिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन आखिर वो अचानक से अपनी बॉडी को इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहा है। लेकिन इसी वक्त हमें डार्क एम्परर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है, जिन क्या तुम रेडी हो? मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो असलियत में इस झरने के ऊपर ही खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी लकड़ियों को उस झरने से सीधा नीचे जिनके ऊपर ही फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लकड़ियां सीधी आकर जिनके ऊपर ही गिर जाती हैं। और इसी के साथ झरने में से बहुत ही ज्यादा पानी निकलकर एलाइस के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वॉलियोंग एक छाते से इन दोनों को ही कवर कर लेता है। और इस सिस्टम की तरफ से जिनका नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपने डार्क एम्परर की ट्रेनिंग मेथड्स में से 1000 मेथड्स में से 699 मेथड्स को ट्रेन कर लिया है। और इसी के साथ हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक होता है और उसे इन लकड़ियों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में भी डार्क एम्परर का कोई भी डिसाइपल नहीं था और वो इसी वजह से था कि डार्क एम्परर के ट्रेनिंग मेथड्स बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर डार्क एम्परर जिन से बोल रहा होता है, जिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन है और इस पूरे एक दिन में तुम्हें अपने पंचेस को इतना ज्यादा ट्रेन करना है कि मेरे पीछे ये जो माउंटेन मौजूद है तुम एक पंच में ही इस पूरी माउंटेन को ही उड़ा दो। और ये सुनकर तो जिन काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क एम्परर जिन से बोल रहा होता है, यहाँ पर मैं ये जो सामान लेकर आया हूँ इन दोनों के अंदर ही हजार किलो का वजन है और तुम्हें इन दोनों को ही अपने कंधों पर रखकर एक्सरसाइज करनी है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क एम्परर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, ये हुई ना बात, तुम सच में मेरी ही डिसाइपल हो। मैं जानता था तुम मेरी ट्रेनिंग को बहुत ही आराम से इंड्योर कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जिन भी उस झरने में से अब खड़ा हो चुका होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं सुबह से लेकर शाम तक डार्क एम्परर के बताए हुए तरीकों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन रात के टाइम मैं इस पैलेस के अंदर चला जाता हूँ क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ जिन हमें बताता है मैं मुनीम के अंदर आने वाला था, लेकिन वो टाइम ये नहीं था बल्कि मुझे कुछ टाइम बाद आना था। लेकिन मुझे इवान का मैसेज आया था और उसने मुझे मुरीम के अंदर आने को बोला। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और वो चीज मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पता करना होगा कि आखिर इस मुरीम में ऐसा क्या है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और दोस्तों, आप लोग इस बारे में कंफ्यूज मत होना कि ये इवान कौन है। ये इवान कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जो कि टावर ऑफ ट्रायल का क्रिएटर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक मंथ के बाद
25th फ्लोर होली एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो खिड़की में से झांक कर किसी पर्सन को देख रही होती हैं और वो कह रही होती हैं इसे यहाँ पर पूरे 2 महीने हो चुके हैं कि इस लड़की ने अभी तक हार नहीं मानी है। क्या तुमने देखा है इसके आसपास कितनी खतरनाक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि डिवाइन और डिमोनिक एनर्जी दोनों ही आपस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट कर रही हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग किसी और के बारे में नहीं बल्कि टेरेसा के बारे में ही बात कर रहे हैं और हमें बताया जाता है कि टेरेसा को इस जगह पर आए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं और वो पूरे 2 महीने से लगातार अपनी इस डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमें टेरेसा के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक टेरेसा के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। इसी के साथ ब्लैक टेरेसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम हो चुका है और मैं तुम्हें बहुत ही बार हरा चुकी हूँ। क्या तुम्हें इस बारे में समझ नहीं आती कि तुम मुझसे कमजोर हो और तुम मुझसे नहीं जीत सकती? क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं? आखिर तुम ये मान क्यों नहीं जाती कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती? लेकिन इसी के साथ होली टेरेसा बोल रही होती है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कहो लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो टेरेसा की बात सुनकर ब्लैक टेरेसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसी के साथ वो टेरेसा के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो ठीक है, तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं ही पूरा कर देती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से टेरेसा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और वो अपने कॉन्शियस माइंड में से भी बाहर आ जाती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ट्विंस भी मौजूद होते हैं जो कि टेरेसा से बोल रहे होते हैं, कौन हो तुम, बोरिंग वाली या कूल वाली? लेकिन इन लोगों की बात सुनकर टेरेसा बोल रही होती है, तुम लोग जितना सोचते हो मैं इतनी भी बोरिंग नहीं हूँ। और ये बात सुनकर कैसी हो रही होती है, ओ तो तुम बोरिंग वाली हो। जिसके बाद ये दोनों ही इस जगह से जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, तुम सुबह से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हो और तुम्हारी वजह से हमने भी कुछ भी नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है और हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा ने दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और वह दोबारा से अपने कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और ये देखकर कैजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रही होती है, हे टेरेसा आखिर क्या कर रही हो, प्लीज यार चलो यहाँ से, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ऐसा तो कभी दूसरी टेरेसा ने भी नहीं किया, क्या तुम सच में हमें भूखा ही मारना चाहती हो? जिसके बाद दोबारा से हमें कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा ब्लैक टेरेसा के पास चलते हुए आ रही होती है और ये देखकर ब्लैक टेरेसा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम ये सब कुछ कब तक करना चाहती हो? क्या तुम ये बात जानती हो कि सभी लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ यही बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो? और मुझे भी इस बारे में पता चल चुका है कि वो लोग बिल्कुल भी गलत नहीं कहते। लेकिन इसी के साथ टेरेसा फाइट करने के लिए रेडी हो गई होती है और वो कह रही होती है, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि वो मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? वो मुझे एनोइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर मैंने कुछ करने का ठान लिया तो मैं वो करके रहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना करनी पड़े। और ये बात सुनकर ब्लैक टेरेसा हंसना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक बार फिर से एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मुरीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें साल चेजिंग सेयन को दिखाया जाता है जिसके पास साइलिन आई होती है और साइलिन को यहाँ पर देखकर सेयन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, साइलिन तुम्हारे यहाँ पर स्वागत है, लेकिन अचानक से तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ये बात सुनकर साइलिन बोल रही होती है, इस पर्सन को यहाँ पर पूरे 2 महीने हो चुके हैं और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे लगता है ये जरूर इस बार खुद को जिन से पावरफुल बनाकर रहेगा। और हम देखते हैं कि ये किसी और के नहीं बल्कि जुनियसन की ही बात कर रही है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो साइलिन की बातें सुनकर सेयिंग बोल रही होती है, शायद तुम ठीक कह रही हो, ये लड़का उस पर्सन के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चुनियोसंग बहुत ही जल्द उस पर्सन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और मुझे ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम चुनियोसंग इस जगह पर आया था तो उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, लेकिन अब चुनियोसंग ने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया है और इस चीज से उसे ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रही है। लेकिन इसी के साथ सेयिंग साइलिन को छेड़ते हुए बोलती है, साइलिन बात तो बताओ, ये जगह माउंट हुआ से बहुत ही ज्यादा दूर है, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ चुनियोसंग को देखने के लिए आई थी? तो यह सुनकर साइलिन खांसना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, मैं असलियत में यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। जैसे कि आप ये बात जानती हैं कि हेवनली डीमन के बारे में अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो पर्सन कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन अगर हेवनली डीमन जल्दी ही वापस नहीं आया तो हो सकता है कि मुरीम के अंदर बहुत ही जल्दी वार स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुरीम के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसे सेक्ट्स हैं जो दूसरे सेक्ट्स के ऊपर कब्जा करके खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और वो लोग अभी तक सिर्फ इसी वजह से रुके हुए थे क्योंकि उन्हें हेवनली डीमन का डर है। लेकिन क्योंकि हेवनली डीमन बहुत ही टाइम से गायब है इसीलिए ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हेवनली डीमन मर चुका है और अब हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का कोई भी लीडर नहीं है। तो ये बातें सुनकर सेयिंग बोल रही होती है, डीमन डिवाइन कल्ट एक डिमोनिक सेक्ट है, लेकिन इस सेक्ट की वजह से मुरीम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा
शांति कायम है और इस शांति को अगर कोई कायम रख सकता है तो वो और कोई नहीं, सिर्फ हेवनली डीमन है। और अगर हेवनली डीमन जल्दी ही वापस नहीं आया तो मुझे डर है कि हमारे यह वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि साइलेंट की गर्दन पर जो मकड़ी लगी हुई होती है उसके जरिए जिन ने इन लोगों की सभी बातों को सुन लिया होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, लगता है चुनियो संग कुछ ज्यादा ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि वो मुझे हरा पाएगा? लेकिन अच्छा ही है, मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है और चुनियो संग उनमें से ही एक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे यहाँ पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो फौरन से यहीं पर छुप जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि सामाजे और उसका सबॉर्डिनेट है। जिसके बाद वो सबॉर्डिनेट सामा से बोल रहा होता है, सर क्या सब कुछ ठीक है? आप अचानक से यहाँ पर क्यों रुक गए? तो सामाजे बोल रहा होता है, मुझे अचानक से लगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरा वहम था, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो चलते हुए इस जगह से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जिन जो कि यहीं पर बैठा हुआ होता है उसने अपने ऊपर एक रोब को पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से जिन अपनी प्रेजेंस को किसी भी पर्सन से छुपा सकता है। और इसी के साथ जिन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और ये लोग इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। और हम देखते हैं जिन इन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग चलते हुए कुछ गुफाओं के पास आ चुके होते हैं। जिसके बाद वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और इसी वक्त जिनको भी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनको असलियत में सिस्टम की तरफ से एक हिडन क्वेस्ट दी गई होती है और इस क्वेस्ट की डिफिकल्टी लेवल एस है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए सोच रहा होता है, मैं जानता था ये कमीना यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पता करना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर डार्क एम्पर को दिखाया जाता है, जिसने अपने कंधे पर 2000 किलो के एक मटेरियल को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमारे कल्ट के सबसे पावरफुल प्रिजन एरिया में क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो इसका मतलब क्या है? तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, मास्टर मैं जानता हूँ इस डिवाइन कल्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रिजन एरिया है, जहाँ पर इस कल्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिमिनल्स को बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि उस जगह पर सिर्फ हेवनली डीमन या फिर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेटस का पर्सन जैसा कि आप ऐसे लोग ही जा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस जगह पर जाने की परमिशन दे। तो ये बात सुनकर डार्क एम्पर बोल रहा होता है, जिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ट्रेनिंग को छोड़कर यहाँ से भागना चाहते हो? तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, मास्टर ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे आपको ये चीज पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सामाजे को कई बार रात के टाइम उस प्रिजन एरिया वाले जगह पर जाते हुए देखा है। तो ये बात सुनकर डार्क एम्पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो कह रहा होता है, व्हाट सामाजे, आखिर वो वहाँ पर क्या करने जाता है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन्हीं गुफाओं का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन ने रात के वक्त सामाजे को जाते हुए देखा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर डार्क एम्पर आ चुका होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डार्क एम्पर को ग्रीट कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है डार्क एम्पर के साथ यहाँ पर जिन भी मौजूद होता है और डार्क एम्पर उन गार्ड से बोल रहा होता है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर आए तो उन्हें बता देना कि डार्क एम्पर अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसी के साथ डार्क एम्पर और जिन चलते हुए दोनों ही इस गुफा के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा पैनिक में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं हमें इस बारे में फौरन सामाजी को इन्फॉर्म करना होगा। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि इन लोगों को ही नोटिस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं जानता था यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सभी सामाजी के ही सबॉर्डिनेट्स हैं और सामाजी जरूर इस गुफा के अंदर कुछ ऐसी चीज छुपा रहा है जो वो नहीं चाहता कि वो किसी के भी सामने आ जाए। लेकिन इसी बार डार्क एम्पर जिनको आवाज देकर बोलता है, जिन जरा होशियार रहना, इस जगह पर जो चीजें मौजूद हैं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। और हमें दिखाया जाता है कि इस गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन डार्क एम्पर बुरा होता है, यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स मौजूद है इन्हें डोकाबाई कहा जाता है और एक 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट के जितने पावरफुल होते हैं इन्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि अगर कभी भी कोई भी प्रिजनर भागने की कोशिश करे तो ये लोग उसके ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर मार डाले। और इसी के साथ वो जिनको एक चार्म दिखाते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, ये लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चार्म है और जिसके पास भी ये चार्म होता है ये डोकाबाई उस पर्सन के पास नहीं आते। जिसके बाद चलते हुए डार्क एम्पर बोल रहा होता है, अच्छा जिन अब मुझे ये बताओ, आखिर तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे और तुमने बोला कि तुम तीनों सामाजिक पर नजर रख रहे हो, तो आखिर तुमने ऐसा किया? तो बस सुनकर जिन बोल रहा होता है, मास्टर मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा था वो सही नहीं था, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। इस जगह पर आने के बाद मुझे पता चला कि आपका और सामाजिक का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ सामाजी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे वो पर्सन काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दी। तो बस सुनकर डार्क एम्पर बोल रहा होता है, मैं जानता था तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से सामाजिक के बारे में पता कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि डार्क एम्पर के पास जो चार्म होता है वो उसे जला देता है और वो बोल रहा होता है, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी
तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा ख्याल रखूंगा। और हम देखते कि यहाँ पर आसपास जितने भी डॉकाबाई होते हैं वो सभी चलते हुए इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। और इसी के साथ डार्क एम्पर बोला होता है यहाँ पर जितने भी डॉकाबाई हैं इन सभी को तुम्हें सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट को यूज करके ही हराना है। और हाँ, इन डॉकाबाई को हराने के लिए तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक्स के अलावा और किसी भी टेक्निक को यूज नहीं कर सकते और अब से तुम यहाँ पर इसी तरह ट्रेनिंग करोगे। तो ये बात सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये बुढ़ा तो मेरी ट्रेनिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सामा जी के सबॉर्डिनेट को दिखाया जाता है जो कि कुछ गाने गुनगुनाते हुए पर चलते हुए जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक गार्ड आ गया होता है जो कि चिल्लाते हुए इस पर्सन को बुला रहा होता है। तो ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो पर्सन बताता है सर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, राइट गार्डियन अपने डिसाइपल को लेकर प्रिजन वाली गुफा में जा चुके हैं। और ये बात सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है व्हाट। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने अपने स्किल डार्क हेवनली डेमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट किया हुआ होता है। और ऐसे वक्त वो एक डॉकाबाई के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और वो अपने अटैक के साथ इन सभी डॉकाबाई को यहीं पर मार डालता है। और इसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आपने 1000 ट्रेनिंग मेथड्स में से 712 ट्रेनिंग मेथड्स को कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर डार्क एम्पर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए बोला होता है जिन तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। मैं जानता था तुम इन सभी को बहुत आराम से हरा सकते हो लेकिन तुम इन्हें इतनी जल्दी हरा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन इसे डार्क एम्पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक डॉकाबाई के अंदर से एक साउल एसेंस निकलकर बाहर आता है जिसे देखकर डार्क एम्पर से ज्यादा हैरान होता है। वो बोल रहा होता है आखिर ये साउल एसेंस यहाँ पर क्या कर रहा है। और इस साउल एसेंस को देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये तो एक साउल एसेंस है जिससे किसी भी डॉकाबाई की बॉडी के अंदर एंटर करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी डॉकाबाई थे उन सभी को सामाजे बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद डार्क एम्पर बुरा होता है आखिर यहाँ पर मौजूद इन डॉकाबाइज के अंदर ये साउल एसेंस कैसे हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी पर्सन ने जानबूझकर इन डॉकाबाई के अंदर इस साउल एसेंस को प्लांट किया है। तो यह सुनकर जिन बुरा होता है मास्टर मुझे लगता है इस सब के पीछे सामाजी का ही हाथ है और आपको इसके बारे में उसी से पता करना चाहिए। तो यह सुनकर डार्क एम्पर बोलता है जिन शायद तुम ठीक कह रहे हो, वक्त आ चुका है कि मैं अब सामाजी से इसके बारे में सवाल करूं कि आखिर वो यहाँ पर करना क्या चाहता है। जिसके बाद डार्क एम्पर इस जगह से चला जाता है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर वॉल्यूम भी अपीयर हो चुका होता है और वह बोल रहा होता है मास्टर आखिर आपका आगे का क्या प्लान है, क्या आपने कुछ सोचा है। तो जिन बोल रहा होता है इस बारे में सोचना क्या है, सबसे पहले तो हमें इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एलाइस भी जिन के रिंग में से बाहर आ जाती है और वो बोल रही होती है वो तो ठीक है लेकिन तुम इन डॉकाबाइज का क्या करोगे। अगर तुम्हारे मास्टर ने देखा कि तुम इन डॉकाबाई के साथ फाइट नहीं कर रहे तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे। तो यह सुनकर जिन बोल रहा होता है वेल बात तो ये भी ठीक है। इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डॉकाबाइज दोबारा से जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा टी-बोन आ चुका होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ इन सभी डॉकाबाई को मार रहा होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मास्टर क्या आपने देखा, मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं अब आपको भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और टी-बोन की बात सुनकर जिन उससे बोल रहा होता है हाँ तुम स्ट्रॉन्ग तो हो गए हो लेकिन ये डॉकाबाई बहुत ही ज्यादा वीक है इसलिए तुम्हें अभी अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जिसके बाद जिन, एलाइज और वॉलियोंग ये तीनों ही यहाँ पर मौजूद सीढ़ियों से होते हुए इस डंजन में अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क एम्पर आ चुका होता है। लेकिन इसी वक्त इस जगह पर सामाजी का सबॉर्डिनेट भी आ चुका होता है जो कि असलियत में एक एल्डर है और वो बोल रहा होता है राइट गार्डियन आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तो सुना था कि आप अंडरग्राउंड प्रिजन एरिया में गए हुए हैं लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर आप अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग करवाने के लिए वहाँ पर ही क्यों लेकर गए हैं जबकि वो एरिया तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने स्टूडेंट को कहीं और पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन डार्क एम्पर इस पर्सन से बोल रहा होता है वो मेरा स्टूडेंट है, उससे मैं जहाँ पर भी ट्रेनिंग देना चाहूँ वहाँ पर दे सकता हूँ। क्या अब ये बात मुझे तुम बताओगे कि मुझे उसे कहाँ पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो वह सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है राइट गार्डियन ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये बता रहा था कि वो एरिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वहाँ पर आपके स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि डार्क एम्पर को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ सामाजी कहाँ पर है। और डार्क एम्पर के इतने खतरनाक ऑरा की वजह से वो एल्डर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है मैं इसे सामाजी के बारे में कुछ नहीं बता सकता लेकिन मैंने अगर इसे सामाजी के बारे में नहीं बताया तो ये मुझे मार डालेगा। लेकिन इसी अर्थ हम देखते कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है एल्डर तुम अपने इस फैन को मेरे रूम में ही भूल आए थे तो मैं देने के लिए तो मैं वापस आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सामाजी ही होता है। जिसके बाद सामाजी उस फैन को उस पर्सन
पर्सन को दे देता है और वो फौरन से उसे लेकर इस जगह से भाग जाता है। जिसके बाद सामाजिक डार्क एम्पर से बोलता है, राइट गार्डियन, मैंने सुना है कि आप मेरी तलाश कर रहे थे, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन डार्क एम्पर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ वो अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में सामाजिक से बोलता है, आखिर अंडरग्राउंड प्रिजन एरिया में चल क्या रहा है? मुझे अभी और इसी वक्त सब कुछ सच सच बताओ। इसके बाद हमें दोबारा से उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए एक रूम के अंदर आ चुका होता है और वो बहुत ही जोर से किसी पर्सन का नाम चिल्ला रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम चे होंग है और ये पर्सन भी एक एल्डर है। और वो लड़की इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई होती है और चिल्ला कर बोलती है, बास्टर्ड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या कोई मर गया है? तुम इतने जोर जोर से मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन वो पर्सन चे होंग से बोलता है, ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, तुम्हें फौरन से मेरे साथ चलना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही भागते हुए अंडरग्राउंड प्रिजन एरिया की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ होंग बोल रही होती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? तो एल्डर बोल रहा होता है, सामोजे ने मुझे ऑर्डर दिया है, प्रिजन एरिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा, मैं चलते हुए तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा, अभी बस मेरे साथ चलो। इसी के साथ वो एल्डर यहाँ पर कुछ चीज सोच रहा होता है और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब सामोजे उस एल्डर को वो फैन दे रहा था तो उसने टेलीपैथी के जरिए इस एल्डर से बोला था, प्रिजन एरिया में चले जाओ क्योंकि उस चीज को अवेकन करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ वो एल्डर भागते हुए सोच रहा होता है, डार्क एम्पर का डिसाइपल उसी अंडरग्राउंड एरिया में है, इससे पहले कि उस पर्सन को उस चीज के बारे में कुछ भी पता चले हमें उससे पहले वहां पर पहुंचना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलाइस बोल रही होती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा बेकार है, यहाँ पर कितनी बुरी स्मेल आ रही है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है? और हमें बताया जाता है कि ये लोग इस वक्त अंडरग्राउंड प्रिजन एरिया के 5th फ्लोर पर मौजूद है जो कि इस प्रिजन एरिया का लास्ट फ्लोर है। और इसी के साथ वॉल्यूम जिनको बता रहा होता है, मास्टर, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा गया है और ये जितने भी प्रिजनर्स यहाँ पर मौजूद है ये सभी बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जिन्हें हेवनली डेमन ने खुद पकड़ा था। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, हम सभी फ्लोर से होते हुए इस लास्ट फ्लोर पर आ चुके हैं लेकिन मुझे अभी तक सिस्टम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद हमें थोड़ा और आगे चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर कुछ लोग टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि चे होंग और वो एल्डर होता है। और इसी के साथ वो एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, चे, मैंने बोला था ना, हम इस तरीके से डार्क एम्पर के डिसाइपल से भी पहले इस फ्लोर पर पहुंच जाएंगे और किसी भी पर्सन को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन चे, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है, वो बोलती है, बास्टर्ड, पहले सामने तो देखो। और हम देखते के सामने ही जिन खड़ा हुआ होता है जिसे देखकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इतनी जल्दी इस जगह पर कैसे आ गया? लेकिन इसी साथ जिन बोलता है, आखिर तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है, क्या मैं एक बार इस चीज को देख सकता हूँ? लेकिन इसी चे उस एल्डर से बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, इन लोगों को मैं खुद संभाल लूंगी। तो यह सुनकर वो एल्डर बोल रहा होता है, चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इन्हें संभाल सकती हो और अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम यहाँ के सभी प्रिजनर्स को भी आजाद कर देना। वो प्रिजनर्स आजाद होते ही इन लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे। जिसके बाद जिन चे से बोल रहा होता है, तुम अकेली ही हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर रुक गई हो, क्या तुम्हें अपनी स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम अकेली ही हम तीनों को हरा पाओगी? तो ये बात सुनकर चे ही बोल रही होती है, जिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम अपने मास्टर के जैसे ही पावरफुल हो और अब तो तुम्हारे पास इतना पावरफुल सबऑर्डिनेट भी मौजूद है जो कि ब्लैक विंडो सोसाइटी का सबसे पावरफुल असैसिन है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों को हराने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसी बाद हम एलाइस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, इसने यहाँ पर मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए ही तो आई हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि चे होंग ने यहाँ पर प्रिजनर्स के गेट को अनलॉक कर दिया होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रही होती है, जिन, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और क्या तुम सचमुच डार्क एम्पर के डिसाइपल बनने के काबिल भी हो या नहीं। और हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्रिजनर्स आजाद हो चुके होते हैं। और इसी के साथ चे होंग इन लोगों से बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम लोगों ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, अगर तुम लोग चाहो तो इन लोगों को मारकर तुम इन्हें भी खा सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स अनलॉक हुए होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, इंसानों के गोश्त को टेस्ट किए मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम गुजर चुका है, लगता है इनके गोश्त को खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसी के साथ हम वॉल्यूम को देखते हैं जो कि जिनसे बोल रहा होता है, मास्टर, यहाँ पर ये जितने भी क्रिमिनल्स मौजूद हैं ये सभी बिल्कुल मेरे जितने ही पावरफुल हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, चाहे मुझे यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन इनमें से एक भी क्रिमिनल आपके पीछे नहीं आ पाएगा, आप बस आगे बढ़िए और जाकर उस एल्डर को पकड़िए। लेकिन हम देखते हैं कि जिनने उससे उसके स्वॉर्ड को ले लिया होता है और वो बुरा होता है, अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो, ये लड़की यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ को देखना चाहती है तो मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ जरूर दिखाऊंगा, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी वक्त एलाइस इन लोगों से बोलती है, आखिर तुम लोगों को लगता क्या है, क्या मैं यहाँ पर कोई शो देखने के लिए आई हूँ? अगर तुम लोगों ने इनसे फाइट की तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा टाइम को वेस्ट कर दोगे, मैं इन सभी को एक बार में ही खत्म कर दूंगी। और ये बात सुनकर यहाँ पर जितने क्रिमिनल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने इस छोटी बच्ची की बातें सुनी, ये कह रही
है कि ये अकेले ही हमें मारने के लिए काफी है। अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले इस लड़की के ही गोश्त को खाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि एक नोबल लड़की के गोश्त का टेस्ट कैसा होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि चेई होंग यहाँ पर सभी प्रिजनर्स के दरवाजों को अनलॉक कर देती है और यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स होते हैं वो सभी एलाइज के आसपास आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है, तुम लोगों ने मुझे नोबल कहा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आखिर मुझे एक इंसान के जितना कमजोर समझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एलाइज यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करती है और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, तुम लोगों को इस चीज की सजा मिलेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हमारे टी-बोन को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को खुजाते हुए सोच रहा होता है, मैंने इन सभी डोकोबाइज को मार दिया लेकिन मैं इनका करूंगा क्या। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इन सभी डोकोबाइज के अंदर से कुछ अजीब सी चीज निकली है, शायद मुझे मास्टर के पास चलना चाहिए और मुझे उन्हें इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर जितने भी साउल एसेंस मौजूद होते हैं वो सभी उड़कर अंडरग्राउंड प्रिजन एरिया की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखकर टी-बोन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, शिट, आखिर ये चीजें जा कहाँ पर रही हैं, अब मैं मास्टर को क्या बताऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर के पास असलियत में एक आर्टिफैक्ट मौजूद होता है जिसके अंदर वो सभी साउल एसेंस आकर इकट्ठा हो जाती हैं। और इसी के साथ वो एल्डर सोच रहा होता है ये आर्टिफैक्ट सामाजे का है और इन सभी साउल एसेंस को सामाजे ने ही यहाँ पर प्लांट किया था ताकि वो इस आर्टिफैक्ट की पावर को कंप्लीट कर सके। लेकिन अभी तक इस आर्टिफैक्ट के अंदर बिल्कुल भी इनफ पावर नहीं हुई है और ये पावर बहुत ही ज्यादा कम है, हमें और ज्यादा डॉकबाई को तलाश करना होगा। और इसी के साथ वो भागते हुए सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है चाई होंग उन सभी लोगों को काफी देर तक वहाँ पर रोक कर रख सकती है और तब तक मैं डॉकबाई को मारकर उनके साउल एसेंस को इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन इसी वक्त वो एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है क्योंकि चाई होंग बहुत ही तेजी से भागते हुए उसके पास से निकल जाती है और ये देखकर वो एल्डर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चाई, आखिर तुम जा कहाँ पर रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम उन लोगों को संभालोगी, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन इसी के साथ चाई होंग चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड, क्या तुम जानते भी हो मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। उन लोगों के साथ वो जो लड़की मौजूद थी वो एक मॉन्स्टर है और उस अकेली ने ही उस जगह पर मौजूद सभी प्रिजनर्स को किल कर दिया है। जिसके बाद हम वॉलियम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, यहाँ पर ये जितने भी प्रिजनर्स मौजूद हैं इनमें से कुछ मुझसे भी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन ये लोग मैम एलाइज के बिल्कुल सिंपल अटैक्स को भी नहीं रोक पाए। जिसके बाद हम जिन और एलाइज को देखते हैं जो कि इस जगह में आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ जिन बुरा होता है, एलाइज, मैंने इस चीज को नोटिस किया कि तुमने यहाँ पर आपने बहुत ही ज्यादा कम माना को यूज किया था, आखिर ऐसा क्यों है जबकि तुम तो कभी भी ऐसा नहीं करती और तुम हमेशा ही अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करती हो। तो ये बात सुनकर एलाइज बोल रही होती है, मैं यहाँ पर अपनी माना को वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और इसलिए मैं अपनी माना को सेव कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हेल्प कर पाऊँ। तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि ये बात मैं भी नहीं जानता कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसका हमें सामना करना है। जिसके बाद हमें दोबारा से पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का आकर सभी लोगों से बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग नहीं जानते राइट गार्डियन और लेफ्ट गार्डियन दोनों ही आपस में फाइट करने वाले हैं। और ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो चिल्लाकर बोलते हैं व्हाट। और हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही तेजी से भागकर इस जगह से जाना स्टार्ट कर देते हैं और वो बहुत ही जल्दी फाइटिंग एरिना के आसपास आ चुके होते हैं जहाँ पर डार्क एम्पर और सामाजे दोनों ही मौजूद होते हैं। और इसी के साथ डार्क एम्पर बोल रहा होता है, सामाजे, हमारी लास्ट फाइट को बहुत ही ज्यादा टाइम गुजर चुका है और मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, तो मुझे दिखाओ कि तुमने इतने टाइम में क्या कुछ सीखा है। तो ये बात सुनकर सामाजे बोल रहा होता है, राइट गार्डियन, आपसे फाइट करना मेरे लिए सचमुच एक हॉनर की बात है। लेकिन इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा इविल से स्माइल देते हुए बोल रहा होता है, लेकिन राइट गार्डियन, मुझे जहाँ तक पता चला है आपका डिसाइबल अभी तक प्रिजन एरिया में ही मौजूद है, क्या आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि उसके सामने इस वक्त कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रॉब्लम आ चुकी हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि डार्क एम्परर ने सामाजी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन सामाजी अपनी स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स भी हवा में उड़ जाते हैं। ऐसे साथ डार्क एम्परर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ आखिर अंडरग्राउंड एरिया में चल क्या रहा है, आखिर तुम वहाँ पर मेरे खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हो। और हम देखते हैं कि सामाजी जो कि डार्क एम्परर के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है वो बोल रहा होता है, डार्क एम्परर, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, आज वैसे भी मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से अंडरग्राउंड प्रिजन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्डर और ची होंग दोनों ही किसी जगह पर पहुंच गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और इसी के साथ ची होंग बोल रही होती है, गौरियोंग, आखिर ये चीज है क्या ये सचमुच वही डीमन है जिसे हेवनली डीमन ने खुद हराया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन मौजूद होता है जिसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल्स के साथ पकड़ कर रखा गया होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से सामाजे और डार्क एम्पर को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ सामाजे बोल रहा होता है, डार्क एम्पर, आपको तो याद ही होगा अब से कुछ महीनों पहले आपने, मैंने और हेवनली डीमन, हम तीनों ने मिलकर एक बहुत ही
बड़े डिजास्टर का सामना किया था। तो ये बात सुनकर डार्क एम्पर बुरा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकते? तो सामाजी बुरा होता है, डार्क एम्पर तुम याद करो, तुमने, मैंने और हेवनली डीमन ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टरस डीमन से फाइट की थी, और सिर्फ हेवनली डीमन ही थे जिन्होंने उस डीमन को हराया था। और इस फाइट के अंदर हेवनली डीमन को छोड़कर हम दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, जिसके बाद तुम दोनों वहां से चले गए थे और हेवनली डीमन ने मुझसे बोला था कि मैं माउंटेन से नीचे जाकर इस बारे में पता करूं कि वो डीमन मर चुका है या नहीं। जिसके बाद मैं माउंटेन से नीचे गया और मुझे वहां पर वो डीमन मिल गया, लेकिन उस वक्त वो डीमन जिंदा था। और उस वक्त मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा शैतानी आइडिया आया, और वो आइडिया ये था कि क्यों ना उस डीमन को मैं अपना सबऑर्डिनेट बना लूं। अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ हमारे डिवाइन कल्ट बल्कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ। और सामाजी की इन बातों को सुनकर डार्क एम्पर इस वक्त ही ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि तुमने। और इसी के साथ हमें दोबारा से प्रिजन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस एल्डर ने अपने पास मौजूद आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है, और उस आर्टिफैक्ट के अंदर जितनी भी सोल एसेंस मौजूद होते हैं वो सभी उस डीमन की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। और इसी वक्त यहाँ पर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और सभी लोगों को बताया जा रहा होता है आप लोगों के सामने जो डीमन मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ एक बार फिर से रिकवर हो रही है, और बहुत ही जल्द उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीट रिकवर हो जाएगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन और उसके साथी भी आ चुके होते हैं। और इसी के साथ हम दोबारा से सामाजी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ईवल सी स्माइल देते हुए बुरा होता है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं यहाँ पर यकाशा की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ हमें यकाशा को दिखाया जाता है जिसकी अब पावर्स कंप्लीट रिकवर हो चुकी होती हैं, और इसी जिनको भी सिस्टम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है। लेकिन इसी के साथ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बुरा होता है, यकाशा मैंने तुम्हें फिर से जिंदा किया है, इसलिए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और क्योंकि मैं सामाजी का सबऑर्डिनेट हूँ इसलिए सामाजी भी तुम्हारे मास्टर हैं, और अब से तुम हमारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करोगे। तो ये बात सुनकर यकाशा बुरा होता है, तुम लोगों ने मेरी स्ट्रेंथ को रिकवर किया है इसलिए मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी का सर्वेंट नहीं। ऐसे वक्त हम देखते को एल्डर जिनकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है सामाजी जल्दी करो और सबसे पहले इस पर्सन को और इसके साथियों को मार डालो। जिसके बाद हम एलाइस को देखते हैं जो कि जिनसे बोल रही होती है जिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस मॉन्स्टर को हराने का कोई तरीका सोच सकते हो? हमने आज तक जितने भी डीमन से फाइट की है ये उन सभी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसी साथ जिन बोला होता है एलाइस अगर सच बताऊं तो इस डीमन को देखने के बाद मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊंगा। और ये बात सुनकर तो एलाइस भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और वो सोच रही होती है मैंने जिन को कभी भी इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा, मुझे कुछ भी करके जिन की हेल्प करनी होगी। और इसी के साथ एलाइस बोल रही होती है जिन तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है तुम कोई प्लान बना सकते हो, तब तक तुम्हारे लिए मैं इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगी। और इसी के साथ हम देखते कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, और इसी के साथ वो बोरा होता है चलो देखते हैं आखिर मेरी कितनी पावर रिकवर हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि यकाशा की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस जगह पर मौजूद सभी माउंटेन्स भी हिल जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस ऑरा को सेयंग ने भी महसूस कर लिया होता है। और इसी साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर चुनियोसंग भी मौजूद होता है जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है मास्टर आखिर ये अर्थक्वेक कैसा था, क्या आप इस बारे में कुछ जानती हो? लेकिन इसी साथ सेयंग बोल रही होती है शायद कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो मुरीम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस जगह पर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आया होता है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं। और इसी के साथ सामाजिक सोच रहा होता है जैसे ही मैंने डार्क एम्परर को यकाशा के बारे में बताया, डार्क एम्परर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, और वो फौरन से अपने डिसाइपल को बचाने के लिए निकल गया, क्योंकि वो जानता है कि यकाशा को रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी के साथ वो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है डार्क एम्परर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम अपने डिसाइपल को नहीं बचा पाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सामाजी की स्वॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ होता है, यानी कि फाइट के दौरान में सामाजी ने डार्क एम्परर को इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एलाइस को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्किल ब्लड स्पीयर को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो इन स्पीयर्स के साथ यकाशा के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इन अटैक्स के साथ यकाशा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपनी पावर के साथ एक चेन बना ली होती है जिसके साथ वो एलाइस के ऊपर अटैक करता है, और उसने बहुत ही आसानी से एलाइस को कैप्चर कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एलाइस के सामने एक पावरफुल पोज के साथ खड़ा हो जाता है, और इसी वक्त वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ एलाइस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, और ये अटैक एलाइस को लगने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हमारा ब्लैकी आ चुका होता है, और ब्लैकी ने अपनी स्किल ड्रैगन रोर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोर लगाता है, जिसकी वजह से यकाशा बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाता है। इसी के साथ एलाइस हंसते हुए बोल रही होती है ब्लैकी तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, जब तक तुम्हारे मास्टर यहाँ पर नहीं आ जाते हमें मिलकर इस डीमन से फाइट करनी होगी। और हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर यकाशा के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ हम चेई होंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है यकाशा एक बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पावरफुल डीमन है और इस अकेले डीमन ने एक बार मुरीम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी और इसे जिस पर्सन ने हराया था वो और कोई नहीं बल्कि हेवनली डीमन थे। लेकिन हेवनली डीमन हमारे सेक्ट के अंदर नहीं है, इसलिए अब इस डीमन को कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन क्या सच में इस डीमन को जिंदा करना एक सही फैसला था? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के ऊपर वॉलियोंग ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस अटैक को चेई होंग ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इसी के साथ वॉलियोंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? क्या तुम लोग जानते भी हो ये डीमन कितना सा पावरफुल है? ये हमारे पूरे मुरीम वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अपना आर्टिफैक्ट हमें दे दो ताकि हम इस डीमन को रोक सकें। लेकिन इसी के साथ गौरियोंग बोल रहा होता है, मैं ये सब कुछ सामाजी के ऑर्डर पर कर रहा हूँ और आज से सामाजी हमारे इस कल्ट के न्यू हेवनली डीमन है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, आज इसी वक्त से हमारे नए हेवनली डीमन सामाजी है और जो भी पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा उन सभी को मरना होगा। जिसके बाद हमें दोबारा से ब्लैकी को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्किल एसिड ब्रीथ को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस एसिड के साथ यकाशा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यकाशा ने भी ब्लैकी के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन ब्लैकी बहुत तेजी से इस अटैक को डॉज कर लेता है और वह बहुत तेजी से यकाशा की बॉडी के ऊपर भाग रहा होता है। लेकिन यकाशा ब्लैकी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और वो बहुत ही जोर से अपनी मुट्ठी को दबाता है, जिसकी वजह से ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त यकाशा को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक आकर लगता है और इस अटैक की वजह से यकाशा बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि एलाइस ने किया होता है, जो कि अब अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुकी होती है। इसी के साथ एलाइस बोल रही होती है, ब्लैकी घबराओ मत, हम दोनों साथ हैं और हम मिलकर इस डीमन का सामना करेंगे। जिसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, लड़की तुम्हारा ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे मारने के लिए ये काफी नहीं है। और इसी के साथ एलाइस सोच रही होती है, ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये अटैक किया था, लेकिन इस अटैक से इस डीमन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस और ब्लैकी दोनों ही दोबारा से इस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ एलाइस सोच रही होती है, जिन मैं जानती हूँ अगर कोई पर्सन इस डीमन को हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, प्लीज जल्दी करो वरना हम सब मारे जाएंगे। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी मेमोरी वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है और उसने यहाँ पर 10 मल्टीपल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर दिया होता है। जिसके बाद वो अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और वो यकाशा की स्टैट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद जिन को यकाशा के स्टैट्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्योंकि जिन और इस डीमन दोनों की स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ा गैप है, इसी वजह से जिन इस मॉन्स्टर की स्टैट्स को नहीं पढ़ पा रहा होता। लेकिन सिस्टम की तरफ से जिन को कॉपी कंडीशन बताई जाती है। यकाशा एक बहुत ही पावरफुल डीमन है और इस डीमन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये मुरीम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। अगर आप इस मॉन्स्टर की किसी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको यकाशा को हराना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर अपनी सभी स्किल्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ ऐसी स्किल्स को तलाश करना होगा जो यकाशा को हराने में मेरी हेल्प कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलाइस और ब्लैकी दोनों ही यकाशा के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर गौरियोंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सोच रहा होता है, मैंने इस वक्त जिस आर्टिफैक्ट को पकड़ा हुआ है ये मेरी सारी इनर एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर रहा है और शायद बहुत ही जल्दी मेरी सारी इनर एनर्जी खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो मैं यकाशा को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये आर्टिफैक्ट अभी कंप्लीट नहीं है और इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे सोल एसेंस की जरूरत है। जिसके बाद गौरियोंग चिल्लाते हुए चे होंग से बोलता है, चे होंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर इस आर्टिफैक्ट को इन लोगों ने मुझसे ले लिया तो हम यकाशा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वॉलियोंग ने गौरियोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन चे होंग फौरन से उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, मैं इतने टाइम से तुम्हें ही तो प्रोटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन इसी के साथ वॉलियोंग बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों सचमुच पागल हो चुके हो, तुम लोग इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम यकाशा को कंट्रोल कर पाओ। गौरियोंग अब भी टाइम है, इस आर्टिफैक्ट को हमें दे दो, मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि तुम इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर पाओ। लेकिन इसी के साथ गौरियोंग चिल्लाते हुए बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इतनी आसानी से इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इसी के साथ यकाशा बोल रहा होता है, जिस आर्टिफैक्ट के जरिए तुम लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ये आर्टिफैक्ट अभी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से मेरी पूरी स्ट्रेंथ अभी रिकवर नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी करके इस आर्टिफैक्ट को कंप्लीट करो ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाऊँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैकी यकाशा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल ड्रैगन रोर को एक्टिवेट करता है और वह यकाशा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त यकाशा ब्लैकी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ये चूहा मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, सबसे पहले मुझे इसे ही खत्म करना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस किक की वजह से ब्लैकी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन इसी वक्त एलाइस ब्लैकी को पकड़ लेती है और इसी वक्त वो अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करके यकाशा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो यकाशा इन लोगों से काफी ज्यादा दूर हो जाता है। और इसी के साथ एलाइस ब्लैकी से बोल रही होती
है, ब्लैक की क्या तुम ठीक हो? तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही तुम्हें ट्रीट करेंगे। लेकिन इसी के साथ यकाशा बोल रहा होता है, तुम सभी वैम्पायर्स के पास सिर्फ मैजिक ही होता है जिससे तुम अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक डीमन की रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। इसी के साथ यकाशा ने यहाँ पर अपनी स्किल इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पंचेस के अंदर अपनी की को कंसंट्रेट करता है। ऐसे वक्त वो अपने पंचेस में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को एलाइज की तरफ रिलीज करता है और हम देखते हैं कि ये पावरफुल अटैक बहुत ही तेजी के साथ एलाइज की तरफ जा रहे होते हैं। और इन अटैक्स को देखकर एलाइज भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, शिट, ये अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इन्हें नहीं रोक सकती। लेकिन इसी के साथ हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई होती है। इसी के साथ ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, फिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती? क्या अभी तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आई कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती? इसी के साथ ब्लैक टेरेसा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम ये सब कुछ उस लड़के जिन के लिए कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे हराने के बाद कुछ भी चेंज होने वाला है? लेकिन टेरेसा चिल्लाते हुए ब्लैक टेरेसा से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ और मैं दोबारा कभी भी जिन के ऊपर खुद को बर्डन नहीं बनाना चाहती। जिन हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस बार मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इसी के साथ हमें एलाइज को दिखाया जाता है जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है, मैं इस अटैक को नहीं रोक सकती, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती और जब तक जिन यहाँ पर नहीं आ जाता मुझे इस डीमन को रोक कर रखना होगा। और हम देखते हैं कि एलाइज ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस अटैक को रोकने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और जब यह अटैक एलाइज को लगा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इस पूरी माउंटेन को भी तोड़ देते हैं। और इस अटैक को डिमोनिक कल्ट के सभी स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं और वो इस अटैक को देखकर ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये इतनी खतरनाक डिमोनिक पावर है किसकी? जिसके बाद हमें दोबारा से उसी प्रिजन एरिया का सीन दिखाया जाता है जो कि अब कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ यकाशा बोल रहा होता है, लड़के, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी इतनी आसानी से डॉज कर लोगे और तुम इस लड़की की भी जान बचा लोगे। और हमें पता चलता है कि इससे पहले की अटैक एलाइज को लगता, जिन एलाइज को लेकर इस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ एलाइज हंसते हुए बोल रही होती है, जिन, तुम बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए, क्या तुम्हें कोई तरीका मिल गया है जिससे तुम इसे हरा सकते? इसी के साथ हमें पता चलता है कि जिन अपनी स्किल टॉम ग्रेव राइट आर्म, सॉर्ड डीमन स्टेप्स और डार्क फैमिली डीमन एम्परर आर्ट्स को कंबाइन कर दिया है, जिसके बाद उसे एक न्यू स्किल मिली है जो कि है टॉम ग्रेव लेग्स। इसी के साथ जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, इस डीमन को अब मैं खुद संभाल लूंगा। तेवा सुनकर एलाइज जिन की रिंग के अंदर वापस जा रही होती है और वो बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। इसी के साथ ब्लैक कीवी जिन की इन्वेंट्री के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम गौरियोंग को देखते हैं जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और वो बोल रहा होता है, ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने अपने इस पावरफुल अटैक के साथ पूरे प्रिजन एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यकाशा ने वो आर्टिफैक्ट जिससे गौरियोंग उसे कंट्रोल कर रहा था, उस आर्टिफैक्ट को उठा लिया होता है। तो ये देखकर गौरियोंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यकाशा, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये आर्टिफैक्ट वापस करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। लेकिन यकाशा गौरियोंग को उसके सर से पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि उसने उस आर्टिफैक्ट को भी जला दिया होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है, तुम्हारी जैसा एक कमजोर इंसान मेरा मास्टर बनना चाहता है, ये सच में एक बहुत ही ज्यादा घटिया मजाक है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे यकाशा द ग्रेट डीमन कंट्रोल कर सकते हो? ऐसे वक्त हम देखते हैं कि यकाशा गौरियोंग की बॉडी में से उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से गौरियोंग को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन यकाशा उसकी बॉडी में से सारी माना एनर्जी को निकाल लेता है, जिससे गौरियोंग की यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर चे होंग काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है, जिसके वजह यकाशा बोल रहा होता है, ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसकी एनर्जी से तो मेरी 1% स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई है। लेकिन इस वक्त यकाशा यहाँ पर जिन को देखता है और इसी के साथ वो बोलता है, हयोमन, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं तुम उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और अगर मैंने तुम्हारी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो मेरी स्ट्रेंथ कंप्लीट रिकवर हो जाएगी। लेकिन इस जिन जमीन पर बैठ जाता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, यकाशा, अगर तुम्हें मेरी बॉडी में से मेरी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना है तो उसके लिए तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी स्पीड को मैच भी कर पाओगे? और हम देखते हैं कि इस वक्त जिन की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। इसी के साथ जिन काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, यकाशा, चलो अब रियल गेम को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपकी स्पीड 700% तक इंक्रीज हो चुकी है। इस वक्त हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और हम देख पाते हैं कि उसकी स्पीड अब लाइट की जितनी फास्ट हो चुकी है और वो बहुत ही तेजी से यकाशा को पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ यकाशा के ऊपर अटैक करते हुए जिन सोच रहा होता है, मेरा ब्लैकी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो एक एंशिएंट ड्रैगन है
है, लेकिन वो यकाशा के एक सिंगल अटैक की वजह से ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। इसलिए मुझे कुछ भी करके यकाशा के सभी अटैक्स से बचना होगा। और क्योंकि इस वक्त मैं टॉम ग्रेव लेग्स को यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये स्किल बहुत ही तेजी से मेरे माना को एब्सॉर्ब कर रही है। लेकिन अपने माना को दोबारा रिकवर करने के लिए मेरे पास एक और स्किल मौजूद है। और इस वक्त जिन अपनी स्किल साउल ब्लड सकिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद दोबारा जिन बहुत ही तेजी से यकाशक पर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और उसे बताया जा रहा होता है साउल ब्लड स्किल की वजह से आपका माना दोबारा से रिकवर हो रहा है। जिसके बाद हम यकाशा को देखते हैं, जिसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। ह्यूमन, अपनी इन घटिया ट्रिक्स को चलना बंद करो। अगर तुम एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट हो तो फेस टू फेस मेरा सामना करो। लेकिन इसी वक्त जिन बहुत ही तेजी से आकर यकाशा के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। क्या इतना फेस टू फेस काफी है? जिसके बाद हम चे होंग को देखते हैं, जो कि गोरियोंग के पास बैठी हुई होती है और वो बुरी होती है। शिट, ये बास्टर्ड इतनी आसानी से मारा गया। लेकिन इस वक्त वॉलियोंग चे होंग से बुरा होता है। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम इन लोगों का साथ क्यों दे रही हो, लेकिन यकाशा ने उस आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब कोई भी पर्सन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डीमन इस जगह से बाहर निकल गया तो ये हमारे पूरे हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन चे होंग इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो बुरी होती है। तुम लोग बेवकूफ हो। यकाशा को लास्ट टाइम जिस पर्सन ने हराया था वो खुद हेवनली डीमन थे, और वो भी इसे इसलिए हरा पाए थे क्योंकि दोनों गार्डियंस ने मिलकर उनके साथ इस फाइट में हिस्सा लिया था। लेकिन हम लोग इतने पावरफुल नहीं है, और अगर हमने यकाशा का सामना करने की कोशिश की तो हम सभी मारे जाएंगे। शायद यही हमारे मुरीम वर्ल्ड का एंड है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से काफी ज्यादा प्रिजनर्स निकल कर बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ वो बुरे होते हैं। आखिर ये धमाका था क्या? इस धमाके ने तो सारे प्रिजनर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन लोगों को यहाँ पर देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, यहाँ पर ये प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा हैं। अगर इन लोगों को यकाशा ने पकड़ लिया तो वो इनकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर लेगा। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स होते हैं वो सभी यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं, फाइनली हम लोग इस जगह से आजाद हो ही गए। लेकिन इसी वक्त यकाशा अपने चारों हाथों के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा प्रिजनर्स को पकड़ लेता है और इसी के साथ वो उनकी बॉडी में से उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है। लगता है आज लक मेरे साइड पर है, मुझे पता नहीं था कि मेरे आसपास इतना ज्यादा खाना मौजूद है। और इसी से यकाशा काफी ज्यादा हंसते हुए बुरा होता है, तुम में से यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा और आज तुम सभी मेरा खाना बनोगे। और इसी के साथ उसने यहाँ पर अब किसी स्किल को एक्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डॉकोबाइज समन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ यकाशा इन सभी को ऑर्डर दे रहा होता है, जाओ और जाकर इन सभी ह्यूमंस को पकड़कर मेरे पास ले आओ। और यहाँ पर जितने भी डॉकोबाइज समन हुए होते हैं वो सभी जाकर इन सभी प्रिजनर्स को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो इन सभी को लाकर यकाशा को दे रहे होते हैं। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, शिट, अगर यकाशा ने इन सभी को एब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, मुझे उसे रोकना होगा। और इसी के साथ जिन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जाकर इन डॉकोबाइज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये डॉकोबाई बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं इनसे ही फाइट करता रहा तो मेरा बहुत ही ज्यादा माना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो डॉकोबाई होते हैं इनके ऊपर किसी पर्सन ने अटैक कर दिया होता है और वो अपने एक ही अटैक के साथ इन सभी डॉकोबाई को मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक जिसने किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा टी-बोन होता है। और इसी के साथ टी-बोन बोल रहा होता है, मास्टर, आपका लॉयल सर्वेंट आपकी खिदमत में हाजिर है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉलियोंग और चे होंग भी आगे होते हैं, जो कि इन सभी डॉकोबाई को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ वॉलियोंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मास्टर, आप बस आगे बढ़िए और यकाशा से फाइट कीजिए, इन सभी डॉकोबाई को हम संभाल लेंगे। मैं जानता हूँ कि यकाशा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप ये कर सकते हैं। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी वक्त वो अपनी फुल स्पीड के साथ बहुत ही तेजी से यकाशा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसे जरूर हराऊंगा। ऐसे वक्त हम यकाशा को देखते हैं, जो कि जिनके इस अटैक को रोकने के लिए अपने पंच के साथ अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इन दोनों के पंचेस ही आपस में टकराए होते हैं। और इसी के साथ यकाशा जिनसे बोल रहा होता है, ह्यूमन, मुझे याद है ये टेक्निक तो एक ओल्ड मैन की है जिससे मैं पहले भी फाइट कर चुका हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसी ओल्ड मैन के डिसाइपल हो। और इसी के साथ यकाशा काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। उस वक्त वहाँ पर वो 3 लोग थे जिन्होंने मुझसे फाइट की थी और तब जाकर वो मुझे हरा पाए थे, लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ अकेले हो। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले मुझे हरा पाओगे? और इसी के साथ हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक टेरेसा के साथ फाइट कर रही होती है। लेकिन ब्लैक टेरेसा दूसरी टेरेसा के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो चुकी होती है और वह टेरेसा की बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से टेरेसा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। इस चीज की वजह से कैजी और कैज वो दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये टेरेसा के साथ हो क्या रहा है? क्या ये मरने वाली है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसकी हेल्प कर सकें? लेकिन इस वक्त इस जगह पर कोई पर्सन आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सवाना होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि
सबकॉन्शियस माइंड में टेरेसा की पावर अचानक से काफी ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर ब्लैक टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये तुमने कैसे किया, तुम्हारी पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो रही है। और हम देख पाते हैं कि टेरेसा की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है और इसी के साथ टेरेसा बोल रही होती है, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ये उन लोगों की स्ट्रेंथ है जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असलियत में सवाना ने टेरेसा को अपनी गले लगा लिया होता है और वो यहाँ पर अपनी होली पावर को रिलीज कर रही होती है। और इसी के साथ हमें यकाशा की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हेवनली डीमन यकाशा से बोल रहा होता है, यकाशा क्या तुम जानते हो आज तुम मुझसे क्यों हारे हो? इसका रीजन ये है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जितना पावरफुल कोई भी नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी ये स्ट्रेंथ तुम्हारे किसी भी काम नहीं आई और तुम मुझसे हार चुके हो। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यकाशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिनसे बोल रहा होता है, डार्क एम्पर के डिसाइपल तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको और आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लूंगा। लेकिन इससे कोई पर्सन यकाशा के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यकाशा बहुत ही ज्यादा दूर हो जाता है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर जिन भी स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, आपने यहाँ पर आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन का मास्टर होता है और वो बुरा होता है, मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। जिसके बाद डार्क एम्परर बुरा होता है, जिन मैं चाहता हूँ तुम आज के मेरे लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझना क्योंकि आज का ये लेसन तुम्हारा लास्ट लेसन होने वाला है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है आखिर डार्क एम्परर को हुआ क्या है, ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है। डार्क एम्परर चलता हुआ यकाशा की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, यकाशा तुमसे मिले हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें तो याद ही होगा लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कितना ज्यादा पीटा था, मैं तो अकेला ही तुम्हें मारना चाहता था लेकिन वहाँ पर हेवनली डीमन आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ चुका है जब हम एक बार फिर से एक दूसरे को अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर यकाशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो डार्क एम्परर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए बुरा होता है, बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे साथ फाइट करने के वर्दी हो? अगर वहाँ पर हेवनली डीमन नहीं होता तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को मार दिया होता। लेकिन हम देखते कि डार्क एम्परर ने बहुत ही आसानी से इस पंच को रोक लिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, बेवकूफ क्या तुम भूल गए हो, हेवनली डीमन के वहाँ पर आने से पहले ही मैंने तुम्हें हाफ डेड कर दिया था और आज मैं तुम्हें फुल डेड कर दूंगा। और इसी वक्त डार्क एम्परर अपनी मार्शल आर्ट को यूज करके यकाशा को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि डार्क एम्परर के पेट के ऊपर एक काफी बड़ा कट लगा हुआ होता है जिसमें से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ डार्क एम्परर यहाँ पर अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर जब वो जिन से फर्स्ट टाइम मिला था तो जिन ने उससे बोला था अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी 13 डिवाइन डिमोनिक टेक्निक्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये ऑफर सुनकर डार्क एम्परर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और इस मेमोरी को याद करके डार्क एम्परर सोच रहा होता है उस दिन जब मैं तुमसे मिला था तो मैंने कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे कोई एक ऐसी ऑफर देने वाले हो, लेकिन तुम्हारी ऑफर बहुत ही ज्यादा अजीब थी और उस वक्त सिर्फ मैं एक ही चीज सोच रहा था कि क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, क्योंकि डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे चुराया या कॉपी नहीं किया जा सकता और इसे उसी वक्त मास्टर किया जा सकता है जब एक ट्रू मास्टर अपने डिसाइपल को ये टेक्निक सिखाता है। और उस वक्त मुझे एक और चीज का भी शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी दूसरी लाइफ है और मैं तुम्हारी फर्स्ट लाइफ में तुम्हें ये टेक्निक सिखा चुका हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्क एम्परर ने यकाशा को दूर फेंक दिया होता है और इसी के साथ वो जिन से बोला होता है, जिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे कॉपी कर सकते हो, चलो अब मैं जो करने वाला हूँ मेरे साथ साथ वैसा ही करना स्टार्ट कर दो। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही बहुत ही तेजी से यकाशा के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और इसी वजह डार्क एम्परर अपनी स्किल हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ जिन ने भी अपनी स्किल हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर लिया होता है। जिसके बाद डार्क एम्परर अपने हाथ में सन एसेंस को एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ जिन अपने हाथ में प्योर एसेंस को एक्टिवेट करता है और ये देखकर यकाशा भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन और डार्क एम्परर दोनों ने मिलकर हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स की 12th टेक्निक को क्रिएट कर लिया होता है और इसी के साथ डार्क एम्परर बोला होता है, जिन मुझे तुम्हें अपना डिसाइपल बनाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक हमने अपनी ऑफिशियल सेरेमनी नहीं की है जिसमें मैं सभी लोगों को बता सकूं कि तुम मेरे डिसाइपल हो। तो ये बात सुनकर जिन बोला होता है, मास्टर क्या आपको सच में लगता है कि ये टाइम ऐसी बातें करने का है? तो ये बात सुनकर डार्क एम्परर बोला होता है, बेवकूफ मेरे मूड को खराब मत करो, मैं इस वक्त काफी अच्छे मूड में हूँ। लेकिन इसी के साथ यकाशा चिल्लाते हुए बोला होता है, आखिर तुम मास्टर और डिसाइपल ये क्या नौटंकी कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो। और इसी के साथ डार्क एम्परर हंसते हुए बोलता है, मैं द डार्क एम्परर आज अपनी लेगेसी को अपने डिसाइपल को पास डाउन करता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन और डार्क एम्परर दोनों ही अपने हाथों को एक साथ जोड़ देते हैं और इसी के साथ वो यहाँ पर डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स की 13 टेक्निक को क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से यकाशा की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चक्रा एक्टिवेट होता है जिससे उसकी पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और यकाशा की यहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, आपने
उसने यकाशा को हरा दिया है और यकाशा को हराने के रिवॉर्ड में आपको एक स्पेशल आइटम दिया जाता है जो कि है शैडो गेट। और इसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपने अपनी कॉपी कंडीशन को कंप्लीट कर लिया है और आप यकाशा की स्किल इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ को कॉपी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट टेरेसा के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा ने फाइनली ब्लैक टेरेसा को हरा दिया होता है। और इसी के साथ ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, ठीक है मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और आज के बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा करने के लिए तुम मुझसे कहोगी, लेकिन हाँ ये बात याद रखना अगर तुम कभी भी मेरे पास रोते हुए आई तो मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूंगी और मेरे जो मन में आएगा मैं सिर्फ वही करूंगी। तो बात सुनकर टेरेसा हंसते हुए बोल रही होती है, फिक्र मत करो ऐसा फिर कभी भी नहीं होगा। जिसके बाद टेरेसा अपने कॉन्शियस माइंड में से बाहर आ जाती है और इसी साथ टेरेसा काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, दोस्तों फाइनली मैंने ये कर लिया, अब मैं अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन इसी साथ टेरेसा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि सवाना की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से सारी होली एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और वो इस वक्त अनकॉन्शियस हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर से देखो तो मुझे लगता है कि सवाना का ये रूप पहले से तो अच्छा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिनको बहुत ही ज्यादा लेवल अप के मैसेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिन इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं होता और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही डार्क एम्पर बैठा हुआ होता है जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वह बुरा होता है। जिन तो फाइनली हमने यकाशा को हरा ही दिया, लेकिन जिन फौरन से डार्क एम्पर के पास आ जाता है और वह बुरा होता है, मास्टर प्लीज बात मत कीजिए, आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और इस वक्त वो अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट करता है जिसके बाद वो डार्क एम्पर को हील करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ जिन बुरा होता है, मास्टर आप बहुत ज्यादा बुढ़े हो, क्या आपको सच में अपनी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए था। जिसके बाद डार्क एम्पर बुरा होता है, बास्टर्ड आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर का मजाक उड़ाने की। लेकिन आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ने मिलकर फाइनली मेरी 13 डिमोनिक टेक्निक्स को कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसी साथ जिन बुरा होता है, मास्टर प्लीज बात मत कीजिए, मैंने कहा है ना आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जिन अपने मास्टर की बॉडी को चेक करते हुए सोच रहा होता है मास्टर की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई है जिसकी वजह से इनका माना भी सही से फ्लो नहीं कर रहा है और अगर माना के फ्लो को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो मास्टर की जान खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद जिन चिल्लाकर वॉल्यूम से बोलता है, वॉल्यूम जल्दी यहाँ आओ और मास्टर को लेकर किसी सेफ जगह पर जाओ और हाँ ये मेरा ऑर्डर है, मास्टर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात सुनकर वॉल्यूम भी इसके लिए मान जाता है और वो बुरा होता है, मास्टर चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देने पड़े लेकिन मैं आपके मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो डार्क एम्पर को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम चे होंग को देखते हैं जो कि जमीन पर बैठ गई होती है और वो बुरी होती है, फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ और यकाशा भी मारा गया। लेकिन इसी साथ वो वॉल्यूम को देखते हुए सोच रही होती है, मैं सच में बेवकूफ थी जो मैंने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया, ये बेवकूफ यकाशा को कंट्रोल करना चाहता था लेकिन ये खुद ही मारा गया। लेकिन इसी वजह चे होंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अचानक से कुछ फ्लेम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं जिन्हें देखकर चे होंग काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोरी होती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये चीज है क्या। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक फायर क्रिएट हुई होती है जिसके अंदर एक आंख मौजूद होती है और इसी साथ जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है इनडिस्क्राइबल फ्लेम आपके कंट्रीब्यूशन रेट को कैलकुलेट कर रही है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है डार्क एम्पर का कंट्रीब्यूशन रेट 30% है और जिनका कंट्रीब्यूशन रेट 70% है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको एक रेड मैसेज आता है जिसमें बताया गया होता है कि एंशिएंट टाइम के क्रिएचर के इन्वेशन को कंट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। लेकिन दोस्तों इस मैसेज का मतलब क्या है इस बारे में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है और शायद हमें आगे इसके बारे में बताया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सोलो लेवलिंग वाली मूर्ति को दिखाया जाता है जिसके सामने इस वक्त वो हाई फ्लोर मैनेजर मौजूद होता है और वो बुरा होता है, यकाशा के मरने की वजह से इनडिस्क्राइबल फ्लेम्स एक्टिवेट हो गई हैं और जिस पर्सन ने इस बार यकाशा को हराया है वो हेवनली डीमन नहीं है बल्कि इस बार जिस पर्सन ने यकाशा को हराया है वो और कोई नहीं बल्कि जिन है। जिसके बाद वो हाई फ्लोर मैनेजर उस मूर्ति से माफी मांगते हुए बुरा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ हमने यकाशा को उस फ्लोर पर इसलिए भेजा था ताकि वो हेवनली डीमन और उसके डिवाइन कल्ट को खत्म कर सके, लेकिन यकाशा इस चीज में फेल हो गया। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मूर्ति उस मैनेजर के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोल रही होती है, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है बल्कि ये तो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अब अपने अगले प्लान को स्टार्ट करो जिससे हम आउटसाइड वर्ल्ड की सभी फोर्सेस को खत्म कर सकें। तो ये बात सुनकर वो मैनेजर उस मूर्ति के सामने झुक जाता है और वो बुरा होता है, मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा और आपने जैसा ऑर्डर दिया है मैं बिल्कुल
बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है यकाशा के अटैक के बाद जिन और डार्क एम्पर कहीं पर चले गए हैं और किसी को भी ये नहीं पता कि वो कहाँ पर गए हैं, लेकिन इस सब का फायदा सिर्फ एक पर्सन को हुआ है जो कि और कोई नहीं बल्कि सामाजी है। और सामाजी ने अपने आप को हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का न्यू लीडर अनाउंस कर दिया है और सेक्ट में मौजूद सभी लोग अब से सामाजिक को ही फॉलो करेंगे। लेकिन इस बारे में कोई पर्सन नहीं जानता कि सामाजिक के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सेयिंग को दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रोल को पढ़ रही होती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है और वो बुरी होती है। ये सब तो एक वॉर की निशानी है। इसके बाद सेयिंग की सबऑर्डिनेट्स उससे बुरी होती है। मास्टर, आपको क्या लगता है कि डिमोनिक कल्ट का नया लीडर क्या उस शांति को कायम रख पाएगा जो हेवनली डीमन ने कायम की थी? तो सेयिंग बोल रही होती है, मैं इस बारे में नहीं जानती, लेकिन ये बात जाहिर है कि बहुत ही जल्द वॉर स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इसी वजह सेयिंग को कोई पर्सन आवाज देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चुनियो संग होता है और वो बोलता है, मास्टर मुझे एक अर्जेंट काम की वजह से फौरन टावर से बाहर जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेयिंग फौरन से आकर चुनियो संग के गले लग जाती है और वो बुरी होती है। चुनियो संग, तुम कितने ज्यादा बुरे हो, क्या तुम अपनी मास्टर को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? प्लीज क्या तुम यहाँ पर कुछ और दिनों के लिए नहीं रुक सकते? इससे तुम्हारी और भी ज्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन चुनियो संग बुरा होता है, मास्टर मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि शायद कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और हमें दिखाया जाता है कि चुनियो संग को एक मैसेज आया हुआ होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि वेटरन कंपनी के सभी मेंबर्स वीकेंड एसोसिएशन के अंदर पहुंच जाएं। और दोस्तों यहीं पर हमारे बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि अगला एपिसोड और भी ज्यादा बैडेस्ट होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।